जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुधार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। आज 30 जून है और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आपके खातों में जून महीने की पेंशन जो है वो क्रेडिट हो गई होगी। यह स्पर्श ने जो है अभी तक ये पेंशन क्रेडिट शुरू कर दिया है, लेकिन वो पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स जिनको अभी तक स्पर्श टीम के द्वारा पेंशन का मैसेज नहीं आया, क्या उनकी पेंशन नहीं आएगी? चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में कुछ कमेंट्स तो मैंने शामिल किए ही हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। लेकिन इसके साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पेंशनर्स के लिए, चाहे वो केंद्र के पेंशनर्स हो, फैमिली पेंशनर्स हो या हमारे डिफेंस के पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स, इन सभी के वेलफेयर के मुद्दों के बारे में आज बात होगी। हाल फिलहाल जो एक मीटिंग हुई है, हालांकि इसकी थोड़ी सी जानकारी हमने ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर दी थी, लेकिन अब डिटेल आई है इस मीटिंग की और कैसे इस मीटिंग में हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से जुड़े कुछ बड़े बड़े मुद्दे जो हैं 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने भेजे जाएंगे या सरकार के सामने रखे गए हैं। अब ये ऐसे मुद्दे हैं, अगर इनमें जितनी भी मांगे रखी गई है उनमें से अगर कुछ मांगे केंद्र सरकार मान भी लेती है तो हमारे पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। तो चलिए ऐसी कौन सी मांगे हैं इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करते हैं। यही जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत जून महीने की पेंशन के मैसेज के साथ करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि देखिए, भले ही आपको जून महीने की पेंशन का मैसेज नहीं मिला हो, लेकिन पेंशन जो है समय से खाते पर आ जाएगी, यानी आज 30 जून को पेंशन जो है आपको मिल जाएगी। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जहां पेंशनर्स ये कह रहे हैं कि मैम हमें ये मैसेज 29 जून की रात 8 बजे 10 बजे तक ये मैसेज जो है प्राप्त हुए हैं, और कुछ अभी भी ऐसे हैं जिनको ये मैसेज नहीं मिले हैं। लेकिन पेंशन किसी की भी नहीं रुकने वाली है। मेरे हस्बैंड का भी पेंशन का मैसेज अभी तक नहीं आया है और पेंशन किसी की भी नहीं रुकेगी, आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। जैसे कि हमारे बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं या डिपेंडेंट हैं, उन्होंने पीसीडीएस पर से बात भी की है और उनका यही कहना था कि कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से जो है ये मैसेज रुके हैं, पर पेंशन जो है वो जनरेट हो गई है तो आ जाएगी, यानी आज सभी को पेंशन मिल जाएगी ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन एक परेशानी जिससे बचने की मैं सभी को सलाह देती हूँ और मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप इसके बारे में ध्यान रखिए, वो है पेंशन से रिकवरी। इस बार भी कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको मैसेज मिल चुका है और उनकी पेंशन से रिकवरी आई है। वो ये कह रहे हैं कि मैम इसको लेकर अब हम क्या कार्रवाई करें। अगर एक चैनल के साथ जुड़े हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को रिकवरी आती है तो 3 बेहद ही जरूरी स्टेप आपको लेने हैं। सबसे पहले स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है तो पेंशन स्लिप डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिकवरी का अमाउंट देखना है, कितने महीनों तक कटे, कितने महीनों तक कटेगी ये देखना है। इसके बाद स्पर्श और सीपी ग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन रेज करनी है, डिटेल मांगनी है कि जो रिकवरी आप काट रहे हैं, जो रिकवरी आप कह रहे हैं, उतना एक्स्ट्रा पेमेंट आपने हमें दिया है या नहीं दिया है, इतनी कार्रवाई करिए। और फिर अगर वो आपको बात लेटर वगैरह भेजते हैं, आपको कहते हैं कि इससे इस पीरियड तक हमने आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा दिया है, फिर आप मुझे कॉल करिए, इसके बारे में क्या कार्रवाई करनी है मैं डिटेल में आपके साथ ये जानकारी शेयर जरूर से करूंगी। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं कि महोदया मुझे एफए में नहीं मिल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, कृपया इसकी सलाह दीजिए। देखिए, जब से फिक्स मेडिकल अलाउंस के बारे में हमने वीडियो बनाए हैं, लगातार इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो एजेड पेंशनर्स हैं वो इनमें शामिल है, हमारी फैमिली पेंशनर्स डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा, जबकि हमारे पास ईसीएचएस का कार्ड भी हमने नहीं बनाया है। कुछ पेंशनर्स तो ऐसे हैं, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि जो एफए में है उसका 1000 रुपया पेंशन में अलग से लग कर आता है अगर आपके पास मेडिकल कार्ड नहीं है तो। ईसीएचएस का कार्ड नहीं है तो फिक्स मेडिकल अलाउंस आपको मिलना चाहिए।
अब इसको लेकर जब आप कार्रवाई करेंगे तब ये शुरू वापस दोबारा हो सकता है। आप नजदीकी पॉलिक्लिनिक का संपर्क करिए, फॉर्म वगैरह भर के आपको स्पर्श पे अपलोड करना होगा। स्पर्श से भी आप जो है लॉगिन करके ये कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे ही कार्रवाई कर देंगे फिक्स मेडिकल अलाउंस शुरू हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी वॉर 1962, 1971 और 1965 की वीर नारी की पेंशन के बारे में भी जो है वीडियो बनाइए। हम बिल्कुल बनाएंगे। अगर कुछ दिक्कत हो रही है, पेंशन सही नहीं आ रही या जो फिक्स मेडिकल अलाउंस जैसे कि मैंने अभी कहा नहीं जुड़ के आ रहा, आपके पास मेडिकल कार्ड है नहीं है, जो भी इशू है आप कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मदद जरूर से करेंगे। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम 2000 की पेंशन हर 2000 रुपए जो है ये हर डिपार्टमेंट की पेंशन बढ़ेगी या सिर्फ डिफेंस की बढ़ेगी, ये जरूर बताइए आप। देखिए फिक्स मेडिकल अलाउंस में जो बढ़ोतरी होने वाली है 8वें वेतन आयोग में, उसके माध्यम से सीधा सीधा फायदा 2000 का हमारी पेंशन में दिख रहा है। बाकी तो बेसिक में जितनी बढ़ोतरी होगी उसके हिसाब से फिर डीआर में जो बढ़ोतरी होगी उसकी तो अलग ही बात हो जाती है। लेकिन फिक्स मेडिकल अलाउंस का 1 से उसको 3000 रुपये करने का जो मांग अभी गई है कमेटी के सामने, 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने, वो अगर मान ली जाती है, सिफारिशों में शामिल कर लिया जाता है, फिर केंद्र सरकार इस पर सहमत हो जाती है, तो सीधे सीधे 2000 का फायदा हमारी पेंशन में हमें देखने के लिए मिलेगा, जिनके पास भी ईसीएचएस का कार्ड नहीं है। बाकी ये हर डिपार्टमेंट के लिए लागू है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से आपकी पेंशन आती है, सभी को ये फायदा जरूर से होगा। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि इनको जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा नहीं मिल रहा, तो इनका मैंने जवाब दे दिया है। अब इसी के साथ अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं, मैम प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि मेरे दादाजी 2013 में रिटायर हुए हैं, अभी उनकी बेसिक पेंशन 18,200 है, मेरे दादाजी नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं? 30 जून को वो रिटायर हुए थे, इसलिए उनका एक इंक्रीमेंट छूट गया था, शायद आप इसके बारे में कुछ जानकारी जो है वो बता दीजिए, और एरियर कब तक मिलेगा ये भी बता दीजिएगा आप। और आगे ये लिख रहे हैं कि इसके लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी या नहीं। वो रेलवे में लगभग उन्होंने 40 साल के करीब जो है कार्य सर्विस की है। तो देखिए रेलवे के ये पेंशनर्स हैं, और जैसे कि मैं कहती हूँ कि रेलवे ने अपने जो पेंशनर्स के लिए पेंशनर्स के लिए जो है अलग से लेटर्स वगैरह जारी किए हैं। तो आप आपके विभाग से संपर्क करिए, नजदीकी जो रेलवे की ऑफिस है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, या सीपी ग्राम के थ्रू आप कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। इससे जुड़ी हुई जो भी कार्रवाई होगी जल्दी आ जाएगी, जल्दी ही हो जाएगी। और जो बातें हमारे ध्यान में आई है, अगर रेलवे के कोई कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, अगर वो शिकायत कोई करते हैं तो जल्दी से उसका निवारण होता है, उसमें समय नहीं लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी भी जो ये परेशानी है वो सीपी ग्राम के थ्रू जल्दी से सॉल्व हो जाएगी, बस आपको कंप्लेन दर्ज करा देनी है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक मीटिंग की। जैसे मैंने कहा था कि देखिए एक मीटिंग हुई थी एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की, 49th ये मीटिंग थी। अब ये मीटिंग अपने आप में बेहद ही खास थी। खास इसलिए थी क्योंकि इस मीटिंग में देखिए कुछ मेन पॉइंट थे। पहले तो ये समझ लीजिए 11 मई 2026 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो संपन्न हुई थी। यहाँ पर हमारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के कुछ ऐसे बड़े मुद्दे जो हैं वो शामिल किए गए थे, और बकायदा उसको लेकर जो है कैबिनेट सचिव के द्वारा आश्वासन भी जो है वो मिला है। अब इस मीटिंग में वो कौन कौन से मुद्दे थे जो सीधे सीधे हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को असर करने वाले हैं, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी करने वाले हैं। देखिए पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं की अगर बात करें, आज जो एजेड पेंशनर्स हैं वो सबसे ज्यादा बीमारियों से लड़ रहे हैं, महंगी दवाइयों से लड़ रहे हैं, इसी वजह से परेशान है। तो इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए देखिए जो भी मांगे रखी गई थी, संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर ये 3 प्रमुख मांगे रखी गई थी। ये मांगे ऐसे ही नहीं रखी गई थी, इसको जो है बकायदा संसदीय स्थायी समिति की मोहर भी इस पर लगी थी। अतिरिक्त पेंशन की अगर बात करें, यानी सबसे जरूरी एडिशनल पेंशन, उम्र के साथ मूल पेंशन में जो है चरणबद्ध वृद्धि, यानी अगर ये मान लिया जाता है तो 60 साल से ऊपर के जो पेंशनर्स हैं इनको जो है पेंशन में सीधे बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ एफएमए में वृद्धि की मांग की गई थी। ओपीडी के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस राशि बढ़ाना, यानी जैसे कि मैंने कहा कि फिक्स मेडिकल अलाउंस को 3000 से लेकर 5000 करने की पुरजोर से मांग हो रही है। इसी के साथ सीजीएचएस विस्तार,
ये उन लोगों के लिए है जो केंद्र के कर्मचारी पेंशनर्स हैं। तो जो हमारा जिस हिसाब से डिफेंस का सीएचएस का कार्ड होता है डिफेंस पेंशनर्स के लिए, उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स होते हैं उनके लिए सीजीएचएस का कार्ड होता है। तो उनकी सुविधाओं को भी बेहतर से बेहतर करना, ये मांगे जो है डिटेल में रखी गई थी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा संसदीय स्थायी समिति की उन सिफारिशों को लागू करना था जो बुजुर्ग पेंशन भोगियों के जीवन से सीधे जुड़े हैं। कर्मचारी पक्ष ने सरकार के सामने 3 बड़ी और वाजिब मांगे रखी। जैसे कि मैंने कहा कि पहली मांग क्या थी? एडिशनल पेंशन। दूसरी मांग थी एफएमए वृद्धि और तीसरी मांग सीजीएचएस में विस्तार और सीजीएचएस की सुविधाओं को आसान बनाना, बेहतर से बेहतर बनाना, ताकि इस कार्ड का फायदा जो है ज्यादा से ज्यादा पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ले पाए। अब देखिए, अतिरिक्त पेंशन की महत्वपूर्ण मांग यानी एडिशनल पेंशन की ये मांग क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? 65, 70 और 75 वर्ष की आयु में क्रमशः 5%, 10% और 15% अतिरिक्त पेंशन का प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। और ये मांग अभी से नहीं, काफी समय से चली आ रही है, लेकिन अब इस पे आश्वासन मिला है। तो हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग में ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो है हमें देखने के लिए मिले। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो पेंशनर्स जो नजदीकी समय में 65 साल के होने वाले हैं या हो चुके हैं, उनके पेंशन में जो है सीधे बढ़ोतरी होगी। और यही नियम हमारी फैमिली पेंशनर्स या डिपेंडेंट को भी लागू पड़ेगा। देखिए, वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन भोगियों को 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर 20% एडिशनल पेंशन मिलती है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन अब इसको जो है 65 साल से शुरू करने की मांग की गई है। जैसे ही किसी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स की एज 65 साल हो जाती है, 5% की बढ़ोतरी जो है खुद ब खुद कर दी जाए। जैसे कि देखिए, उदाहरण के लिए यदि किसी मूल पेंशन 20,000 है, तो 65 वर्ष की उम्र में उसे 1,000 अतिरिक्त मिलना चाहिए। यही मांग बुजुर्गों के लिए बड़ी आर्थिक राहत बन सकती है। यानी ये बेसिक में बढ़ोतरी की बात हो रही है, तो फिर इसके साथ साथ जो डीआर है उस पर भी जो है बढ़ोतरी होगी। इसके बाद देखिए, सरकार का फैसला क्या है? मांग नामंजूर। व्यय विभाग यानी डीओई और डीईए ने वित्तीय कारणों से अतिरिक्त पेंशन को अव्यवहारिक माना था। ये पुरानी बात है, अभी 8वें वेतन आयोग के सामने फिर से ये मांग जानी है। लाखों पेंशन भोगियों की इस मांग के पूरे होने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार की ओर से निराशाजनक खबर आई। पेंशन विभाग के सचिव ने बैठक में स्पष्ट किया कि इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग के साथ गहरी चर्चा की गई थी। भारी वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए विभागों ने इसे अव्यवहारिक मानकर खारिज कर दिया है। संसदीय स्थायी समिति को भी इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि फिलहाल 65, 70 और 70 या 75 वर्ष की आयु में कोई अतिरिक्त पेंशन नहीं मिलेगी। यानी 8वें वेतन आयोग से पहले एडिशनल पेंशन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा जो है ये सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपने सरकार का रुख भी देखा कि सरकार क्या कह रही है इस पर। जहां इस बैठक में कुछ मुद्दों पर सरकार की तरफ से स्पष्ट मना कर दिया गया, वहीं पर कुछ मुद्दे ऐसे थे जहां पर आश्वासन मिला। जैसे कि विधवा बहुओं को पेंशन में शामिल करना, फैमिली पेंशनर्स की दर बढ़ाना, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो आने वाले दिनों में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी के साथ देखिए, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर क्या हुआ। ओपीडी खर्चों के लिए एफएमए को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए जो है प्रतिमाह करने की पुरजोर से मांग यहाँ पर रखी गई है। इसके लिए हवाला ये देता गया कि जो पेंशन भोगी है सीजीएचएस क्षेत्रों से बाहर रहते हैं, उन्हें रोजमर्रा की बीमारियों के इलाज के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी बेहद ही जरूरी हो जाती है। क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि दवाइयों के दाम को देखते हुए आज ये काफी नहीं है कि 1,000 रुपए जो है हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए इनफ हो। कर्मचारी पक्ष ने इसके लिए तर्क दिया कि आज के समय में डॉक्टरों की फीस, टेस्ट और दवाओं की बढ़ती महंगाई को देखते हुए 1,000 नाकाफी है। इसीलिए उन्होंने पुरजोर मांग की है कि इस मेडिकल भत्ते को बढ़ाकर कम से कम 3,000 या 5,000 कर दिया जाए। ये मांग भी मान ली जाती है, तो हमारे पेंशनर्स को इसका फायदा जरूर से होगा। अब हम बात करते हैं वित्त मंत्रालय की। देखिए, कर्मचारी नेताओं के अनुसार एफएमए वृद्धि का मुद्दा पहले ही तय हो चुका था, जिसे अटकाना अनुचित है। यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस में जो वृद्धि होने वाली है उसके बारे में पहले ही डिस्कशन हो चुका था। अब इसको जो है डिले नहीं किया जा सकता। बैठक में कर्मचारी पक्ष के सदस्य श्री कुमार ने सरकार के अड़ियल रवैये पर कड़ी आपत्ति और निराशा जताई। उन्होंने याद दिलाया कि पेंशन विभाग के साथ हुई पिछली बैठकों में एफएमए को 1,000 से 3,000 करने के मुद्दे पर लगभग सहमति बन गई थी। उनका कहना था कि जब मामला सुलझने ही वाला था तो वित्त मंत्रालय द्वारा इसे रोक देना सरासर गलत है। कर्मचारियों का स्पष्ट मानना है कि बुजुर्ग पेंशन भोगियों को तत्काल राहत की जरूरत है और इस तरह से के महत्वपूर्ण फैसलों को बेवजह लंबे समय तक लटकाना उनके साथ अन्याय है। तो देखिए, इस जानकारी से तो हमें यही पता चल रहा है
कि जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि कर्मचारी संगठन जो है वो सरकार के सामने लगातार हमारे वेलफेयर की मांगे रख रहे हैं और काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है सरकार के साथ डील करने में या इन अधिकारियों से अपना हक लेने में। ऐसे में देखिए फिक्स मेडिकल अलाउंस का जो मुद्दा लगभग जो है सुलझने ही वाला था। तो अगर हम ये मानकर चलें कि 8वें वेतन आयोग से पहले ही जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है वो 3000 होने ही वाला था, लेकिन फिर इस मामले को क्यों अटकाया गया? और ये हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स जो पेंशनर्स हैं उनके साथ अन्याय है। अब 8वें वेतन आयोग को रेफर किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि 3000 एफएमए का नीतिगत फैसला अब 8वें वेतन आयोग द्वारा होगा। कर्मचारी पक्ष के भारी विरोध के बावजूद चेयरमैन यानी कैबिनेट सचिव ने स्पष्ट किया कि वर्तमान फिक्स मेडिकल अलाउंस 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का हिस्सा है, इसीलिए सरकार अपनी ओर से बीच में कोई भी मनमाना बदलाव नहीं कर सकती। बैठक में यह अंतिम निर्णय लिया गया कि भत्ते में 3 गुना वृद्धि करने का यह बड़ा नीतिगत फैसला अब आगामी 8वें वेतन आयोग द्वारा ही लिया जाएगा। चेयरमैन ने सभी कर्मचारी संघों को सलाह दी है कि वे अपनी इस मांग को 8वें वेतन आयोग के सामने रखें। फिलहाल जेसीएम में इसे बंद मान लिया गया है। यानी देखिए अब ये जो मामला है 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने गया है। सरकार ये कह रही है कि कमेटी जो है इस मांग पर विचार करेगी, इसे सिफारिशों में शामिल करेगी। लेकिन देखिए अगर फिर भी हम देखें छठा वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग का भी उदाहरण देखें तो देखिए फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है लगभग डबल तो हो ही जाता है। अगर हम यहाँ 3000 की बात ना भी करें 2000 तो हो ही जाता है। अब इसमें फिटमेंट फैक्टर जो है वो भी काफी अहम भूमिका निभाएगा, तो इसके बारे में भी हमें सोचना है। और अब देखिए आगे क्या हो सकता है। जेसीएम से तत्काल राहत नहीं मिली, अब सभी पेंशन संगठनों को 8वें वेतन आयोग के समक्ष ज्ञापन सौंपना होगा। यानी ये जो मांग है इस मीटिंग में तो इसके बारे में कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन अब सभी जो एसोसिएशन है चाहे पेंशनर्स के हों चाहे कर्मचारियों के एम्प्लॉइज के हो, इन सभी को साथ मिलकर एक साथ ये मांग जो है वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखनी है, जो वो ऑलरेडी रख रहे हैं। तो ये थी कुछ जानकारी हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। अब इन सारी जानकारियों से तो यही लग रहा है कि हमें तत्काल राहत महंगाई से नहीं मिलने वाली है और हमारी पेंशन बढ़ोतरी के लिए अब हमें सिर्फ 8वें वेतन आयोग का ही सहारा है और इन सिफारिशों का सहारा है जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी जो है केंद्र सरकार के सामने रखेगी। अब इन सिफारिशों को भी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर एक कर्मचारी संगठन अपनी तरीके से पूरा प्रयास कर रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।